नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, इन्होंने भी विधानसभा चुनाव के शंखनाद को आगे बढ़ा दिया है। इन्होंने रथ यात्रा और गांव-गांव चलो अभियान के जरिए अपने चुनाव प्रचार को शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे खास बात यह कि 21 जुलाई की तारीख, जिस दिन को अखिलेश ने चुना अपनी इस रथ यात्रा के लिए, इस अभियान की शुरुआत के लिए, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति है? दरअसल अगर आप पूरी रणनीति को देखें तो अखिलेश यादव ने शंखनाद जब किया तो उनकी नजर सबसे पहले ओबीसी वोट बैंक पर। 21 जुलाई की जो तारीख है, ये मनोहर लाल, जो कि निषादों के एक बहुत बड़े नेता माने जाते रहे हैं, उनकी जयंती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अखिलेश ने किस तरह से अपने कदमों को इस चुनाव प्रचार में आगे बढ़ाया है। उन्नाव जब अखिलेश यादव पहुंचते हैं तो उनका भव्य स्वागत भी किया जाता है। वहां पर वो निषादों के बड़े नेता माने जाने वाले मनोहर लाल की प्रतिमा का अनावरण भी करते हैं, उस बड़े कार्यक्रम में भी शरीक होते हैं। तो अब जरा इस कदम की ये जो दांव चला गया है अखिलेश यादव की तरफ से, उसको समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल अगर आप यूपी की सियासत को देखते हैं तो यूपी की सियासत में 50% ओबीसी वोट बैंक है। उसमें अगर हम निषाद केवट मल्लाहों की सियासत को देखते हैं तो आजकल सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई है। तो आपने देखा कि कैसे ओबीसी वोट बैंक के लिए बीजेपी ने हाल फिलहाल में जब मोदी कैबिनेट का विस्तार किया तो 3 चेहरे उसमें शामिल किए। इन सब के बीच में निषाद पार्टी को अपने साथ आगे लेकर चलने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। यहीं पर हमला करना चाहते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निषाद पार्टी के साथ बीजेपी का कभी रिश्ता बहुत प्रगाढ़ नजर आता है, कभी वहां पर एक ढील नजर आती है। कभी संजय निषाद गरम तेवर दिखाते हैं, कभी नरम तेवर दिखाते हैं, और ये मोमेंट अखिलेश को बिल्कुल सही लग रहा है उस पर वार करने के लिए। अब ऐसा अखिलेश क्यों कर रहे हैं, इसको ऐसे समझिए कि ओवरऑल ओबीसी वोट बैंक में निषाद, मल्लाह, केवट, बींद के जो वोट बैंक हैं वो हैं 4 से 5% के। तो इसके ऊपर अखिलेश की निगाह है। और निषादों की सियासत कितनी बड़ी होती जा रही है, आप देख रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी की कोशिश है निषाद पार्टी को अपने साथ रखने की, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अखिलेश यादव कैसे आज एक बड़ा दांव चल देते हैं। इन सब के बीच में वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी बिहार से कैसे इसी वोट बैंक के सहारे यूपी में चुनाव मैदान में कूदते नजर आते हैं। वाराणसी से वो इसका आगाज भी कर देंगे जब फूलन देवी की प्रतिमा लगवाएंगे कई जगह पर। तो देखिए कि किस तरह से इस वोट बैंक पर सबकी निगाहें, इन सबके बीच में जलवंशी मोर्चा भी सामने आ जाता है। अब जरा मनोहर लाल के बारे में भी समझिए, जिनके जरिए निषाद वोट बैंक को साधने की कोशिश अखिलेश कर रहे हैं। मनोहर लाल 90 के दशक में एक बहुत बड़ा कद के नेता माने जाते थे। ओबीसी नेताओं में उनका एक बहुत बड़ा रुतबा माना जाता था और खास तौर पर नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक में उनकी बड़ी पकड़ मानी जाती थी। अब अखिलेश को लगता है कि यादव वोट बैंक तो उनके साथ स्टिक है, और जो नॉन यादव वोट बैंक है ओबीसी का, अगर वो उनके साथ आ जाता है तो उसमें उनको बहुत आसानी हो जाएगी 2022 के चुनाव को फतेह करने में। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन मनोहर लाल के बारे में आपको बता देते हैं। जैसा हमने बताया कि एक बहुत बड़े कद के नेता, ओबीसी नेता के तौर पर वो जाने जाते थे। निषाद, केवट, मल्लाह, बींद, कश्यप, लोध, इनको एक साथ लाने का काम मनोहर लाल ने किया, ये कहा जाता है। समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे मनोहर लाल। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, उनकी जब सरकार थी तो वो उसमें मंत्री भी रहे। 1993 में मत्स्य पालन मंत्री के तौर पर मनोहर लाल को अहम जिम्मेदारी दी गई थी मुलायम सिंह यादव की तरफ से। तो 1994 का वो दौर जब निषाद वोट बैंक जो था, या निषाद जाति के जो नेता थे, बहुत ज्यादा मुखर थे। फूलन देवी की बात हम करते हैं कि किस तरह से फूलन देवी की रिहाई के लिए तमाम निषाद नेता आवाज उठा रहे थे। मनोहर लाल ने उस समय पर अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, वो धरने पर भी बैठ गए थे फूलन देवी की रिहाई की मांग को लेकर। मनोहर लाल ने ही रेती में खेती का भी नारा दिया था। अब जब उनका निधन हो गया तो उनके बेटे दीपक कुमार ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और समाजवादी पार्टी से वो कई दफा विधायक भी बने। एक बार फिर से लेकिन घूम कर आते हैं कि अखिलेश किस तरह से निषाद वोट बैंक पर सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, क्यों उनकी नजर है। 2018 का लोकसभा उपचुनाव याद कीजिए। सबसे पहली बार चर्चा निषाद पार्टी की तभी हुई थी, निषाद वोट बैंक की तभी हुई थी जब अखिलेश यादव ने निषाद पार्टी के साथ हाथ मिलाया था और गोरखपुर, जो कि सीएम योगी का गढ़ माना जाता है,
जहां से लगातार सीएम योगी सांसद रह चुके थे, वहां पर निषाद वोट बैंक की ताकत के जरिए बीजेपी को पटखनी दे दी थी। बीजेपी ने बखूबी इसको समझा, इस सियासत को, इस गणित को देखा, तो यह हुआ नतीजा कि एक ही साल बाद, जी 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, बीजेपी ने निषाद वोट बैंक को अपनी तरफ कर लिया। निषाद पार्टी से हाथ मिला लिया, संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर से टिकट दे दिया। वो वहां से जीत भी गए, सांसद भी बन गए और तब से ये दोस्ती चली आ रही है। लेकिन अब क्योंकि उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, मोदी कैबिनेट में ये उम्मीद लगाकर निषाद पार्टी की तरफ से तमाम नेता बैठे हुए थे कि प्रवीण निषाद को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनुप्रिया पटेल को तो शामिल किया गया, जो कि उनकी दूसरी सहयोगी है, लेकिन प्रवीण निषाद को जगह नहीं दी गई। तब से कभी तल्ख होते रहते हैं निषाद पार्टी के नेता, कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ। और ये जो समय है बहुत मुफीद लग रहा है अखिलेश यादव को कि अगर हम यहां पर कोशिश करते हैं, सबसे पहले इस वोट बैंक को टारगेट करते हैं, तो संभावना है कि ये वोट बैंक उनकी झोली में आ जाए और पूर्वांचल में एक बड़ा कमाल दिखा जाए। तो ये एनालिसिस थी कि आखिर अखिलेश यादव ने उन्नाव को क्यों चुना, 21 जुलाई को क्यों चुना, आज से ही रथ यात्रा क्यों निकाली, उनकी रणनीति कहां तक जाती है, क्या इसके सियासी मायने हैं, इसको हमने समझाने की कोशिश की। और हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी पॉलिटिकल खबर आए वो सिर्फ खबर के तौर पर आप तक ना पहुंचे, बल्कि उस पर हम पूरी एनालिसिस करें, एक विस्तार से रिपोर्ट दिखाएं, तमाम जो गुणा भाग गणित लगाए जाते हैं सियासी, उसको भी समझने और समझाने की कोशिश करें। और इसके लिए हमने शुरू भी कर दिया है यूपी किसका, जी, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो हर एक खबर के, हर एक बयान के, हर एक मूवमेंट के नेताओं के कई मायने होते हैं, उसको हम बारीकी से आपके सामने रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उस सवाल का जवाब तलाशने की जो पूछता है यूपी किसका। तो देखते रहिए यूपी तक।